फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप यू आर फाइन। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन पूरी तरह से अच्छे से कर रहे हैं, है ना। तो आज हम मैथमेटिक्स कर रहे हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, हम ओल्ड पेपर्स को प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। ओल्ड पेपर की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसका जो पीडीएफ है आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वो ध्यान से उस पीडीएफ को देखकर आप सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। और आप कॉपी पेन लेकर बैठे साथ में, ताकि आप मेरे करने के बाद आप खुद सॉल्व करके देखें एक बार, ठीक है। और बिल्कुल मैथमेटिक्स गणित का आपको नोट्स बनाने हैं, फेयर कॉपी बनाना है, ठीक है। यदि आपको अच्छे से पढ़ना है तो, ठीक है। और इस प्रकार के क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आपने 5 सालों के मैंने 5 सालों के प्रीवियस पेपर करवा रखे हैं इस पर, ठीक है, तो आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। और साथ ही आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने इस पर ऑलरेडी सारी उत्कृष्ट की वीडियो डाल चुका हूँ मैं, सभी सब्जेक्ट की, ठीक है। तो आप उनको अच्छे से कर लीजिएगा। और यदि आपको प्लेलिस्ट में देखना है तो आप यहाँ पर आई बटन आपको दिख रहा होगा, आई बटन, वो आई बटन ऐसा आई बटन आपको दिख रहा होगा, तो वहाँ पर भी आप उसको क्लिक करके आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। 9th बेस्ड क्वेश्चन है, 9th 10th का लेवल का क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप 8th में हैं तो आपसे 8th तक का ही पूछेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। वो 9th 10th का भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आपको कॉन्सेप्ट नॉलेज आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्वेश्चन देखते हैं। 86 नंबर का क्वेश्चन है। वृत्त जिसका केंद्र ओ में कोण ए ओ सी है, कितना है? 160 डिग्री दिया है, ठीक है। अब तो कोण ए बी सी ज्ञात कीजिए। कौन सा कोण ज्ञात करना है? ए बी सी निकालना। ए बी सी कहाँ दिख रहा है? हमें दिख रहा है आपको ए बी सी, कोण ए बी सी, ये वाला कोण हमको फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पर एक लाइन लिख रहा हूँ, उस लाइन को आप ध्यान से समझिएगा क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। देखना, मैं यहाँ लाइन लिख रहा हूँ। वृत्त के केंद्र, वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर, कहाँ पर? केंद्र पर बनने वाला कोण। क्या लिखा मैंने? वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण उसी चाप द्वारा परिधि पर, कहाँ पर? उसी चाप द्वारा परिधि पर बनने वाले कोण का, उसी चाप द्वारा परिधि पर बनने वाले कोण का दुगना होता है। क्या होता है? दुगना होता है। ये आप लाइन समझिएगा, इस लाइन से ये सवाल सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा इस लाइन को, क्या लिखा है मैंने? वृत्त के किसी चाप द्वारा, चाप कहाँ पर है? चाप ये रहा, ये यहाँ से यहाँ तक, ये चाप दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं चाप। ये यहाँ से यहाँ तक ये चाप, ये क्या है? चाप है, ठीक है। AC ये क्या है? चाप है। तो वृत्त के किसी चाप द्वारा बनने वाला कोण, चाप द्वारा बन रहा है कि इस चाप द्वारा कोण ये बना 160 डिग्री का, बना है ना, 160 डिग्री। केंद्र पर बनने वाला कोण, कहाँ पर बनने वाला? केंद्र पर। वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण इसी चाप द्वारा, देखो इसी चाप को देखना ध्यान से, इसी चाप द्वारा परिधि पर, ये क्या है हमारी? परिधि पर बनने वाले कोण का दुगुना होता है। तो कौन होता है दुगुना, ये समझो। कौन होता है, यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो केंद्र पर बनने वाला कोण दुगुना होता है। ध्यान से समझिएगा, किस वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण दुगना होता है। ये लाइन मत पढ़ो, आप कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे पढ़ो, वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण दुगना होता है। किससे? उसी चाप द्वारा परिधि पर बनने वाले कोण का, ये जो यहाँ कोण, मान लो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पर समझे, मान लो यहाँ 10 डिग्री का कोण है यहाँ पर, तो यहाँ रहेगा 20 डिग्री का।
ये 10 डिग्री का कोण है मान लो, तो यहाँ रहेगा 20 डिग्री का। ठीक है, यहाँ पे मान लो 40 डिग्री का कोण है। कितने डिग्री का है? 40 डिग्री का कोण है, तो यहाँ पे रहेगा 80 डिग्री का। कितने डिग्री का रहेगा? 80 डिग्री का रहेगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा आई होप, है ना। तो बताओ यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनेगा? आप बताओ, आप 160 का क्या कर दोगे? 160 का क्या कर दोगे? आधा क्यों कर दोगे? क्योंकि मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, चलो पूरा देखो। कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी क्या है? दुगना है। किससे है दुगना? कोण ए बी सी से। कोण ये क्या है? दुगना है ना। कौन दुगना है? देखिएगा ध्यान से। कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी दुगना है किससे? कोण ए बी सी से। कोण ए बी सी से, है ना। ये क्या है? दुगना है। कौन है दुगना? ये वाला कोण दुगना है किससे? इससे। दुगना है इसलिए मैंने क्या लगा दिया? 2 गुणित लगा दिया। कोण ए ओ सी दुगना है कोण ए बी सी से। ठीक है, तो कोण ए ओ सी की वैल्यू पता है कि आपको? ये रही 160 डिग्री। देखो आपको क्वेश्चन है ना 3 या 4 मिनट में, या मैक्सिमम 3 या 4 मिनट में ही करना है क्वेश्चन एग्जाम में। तो आप इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ठीक है, 3 या 4 मिनट में करने की। ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कोण ए ओ सी की वैल्यू कितनी? 160 डिग्री रख दिया। फिर ये 2 है तो 2 को ऐसे कैसे लिख दो? कोण ए बी सी। यहाँ पे ये देखो मल्टीप्लाई में है, गुणा में, तो इसको बट्टे में पहुंचा दो। कोण ए ओ सी की वैल्यू 160 डिग्री रख दी, बट्टे 2 कर दिया। ये कहाँ लाया मैं? ये कहाँ से लाया? 2, फिर यहाँ से। ठीक है, नीचे ले आएंगे। फिर कोण ए बी सी। ठीक है, अब क्या करेंगे? बस इनको काट दो। कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। तो कोण ए बी सी की वैल्यू कितनी आ गई? ऐसा लिख दें, कोण ए बी सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 80 डिग्री। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये मैंने कहाँ से लिखी है? ये लाइन मैंने कहाँ से लिख दिया? 2। तो ये मैंने यहाँ से लिखी ये लाइन। ये लाइन कहाँ पर है? ये गणित का रूल है, एक प्रमेय है जो आप 9th में पढ़ोगे। ठीक है, 9th में आप पढ़ने वाले हो। ये प्रमेय है। क्या है? प्रमेय। कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त कैसे, प्रमेय कैसे मतलब थ्योरम है। कैसी थ्योरम है? वृत्त के किसी, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण उसी चाप द्वारा परिधि पर बनने वाले कोण का दुगना होता है। ऐसे हमको प्रूफ करना रहेगा। ठीक है, तो ये लाइन मैंने कहाँ से लिखी आपको समझ में आ रहा है कि कोण ए ओ सी दुगना है। किससे दुगना है? कोण ए बी सी से। कोण ए बी सी से दुगना है। ठीक है, तो यहाँ तक कीजिएगा और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं आगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है और इससे रिलेटेड इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। ठीक है, क्या है? किन्हीं 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य मतलब होता है कि आपने कोई वस्तु खरीदी। क्रय मूल्य मतलब कोई वस्तु आपने खरीदी। जैसे मैंने मान लो 10 रुपये की पेन खरीदी, तो मैंने ये क्रय मूल्य किया है। तो वस्तु जो पेन का क्रय मूल्य क्या है? 10 रुपये है ना। मान लो मैंने मेरे फ्रेंड्स को 10 रुपये में कोई चीज़ बेच दी 10 रुपये में, तो वो है हमारा विक्रय मूल्य। तो बेचना क्या है? विक्रय मूल्य है, और खरीदना क्रय मूल्य है। ठीक है, तो देखो लाभ प्रतिशत होगा। तो यहाँ लिखते हैं हम, क्या लिखें? देखना, जिस तरह से मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जिस तरह से मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपको करना है। ठीक है, देखिएगा 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो वही लिख दो। क्या? कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है? 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, क्या है? बराबर है। ठीक, तो अब मैं क्या करूंगा? अब मैं कर लूंगा क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य कर लूंगा। मैं क्या कर लूंगा? क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य में यहाँ पर करने जा रहा हूँ। ठीक है, देखो आप थोड़ा सा माइंड लगाइए, आपका माइंड थोड़ा सा, कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य कर सकते हैं, क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य कर सकते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं। एक काम करना, आप क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य कर देना। क्या कर दोगे? क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य। ठीक है, तो देखो यहाँ देखना, क्रय मूल्य
है ना, ये वस्तुओं का क्रय मूल्य आप यहाँ लिख सकते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है, बराबर, ठीक। अब ये जो ये 10 है इसको यहाँ इधर पहुँचा दो बट्टे में, यहाँ पे ये इंटू में है ना, तो इसको कहाँ पहुँचा दो, बट्टे में, तो 9 यहाँ बट्टे आ जाएगा 10, ठीक है। और जो वस्तुओं का जो क्रय मूल्य था, ये जो क्रय मूल्य था इसको इधर पहुँचा दो बट्टे में, इसको जो ये हिंदी लिखी हुई है इसको विक्रय मूल्य को इधर लिया, तो विक्रय मूल्य क्या आ गया हमारे पास, तो यहाँ पे हो जाएगा क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य बराबर 9/10। कुछ नहीं किया मैंने, वैसा का वैसे ही लिख दिया, बस केवल क्या किया मैंने, क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य पता नहीं चाहिए, क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य ऐसा वैसे ही लिखा, विक्रय मूल्य को मैं नीचे ले आया बट्टे में, और ये 9 तो ऐसा कैसे रहा, और ये जो था इसको मैं यहाँ पर ले आया नीचे 9 के पास में, ठीक है। ये तेज़ियत गुणा किया, आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब हमको लाभ प्रतिशत होगा, मतलब पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमको लाभ निकालना पड़ेगा, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, तो मैं आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बता रहा हूँ, इनको आप कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ, वो आप लिख लीजिएगा, ठीक है, अपनी कॉपी में, ठीक है। देखो कौन कौन से लिखवा रहा हूँ, देखना। लाभ का फॉर्मूला है, जब हमसे पूछे कि लाभ बताओ कितना हुआ, तो हम क्या करते हैं, विक्रय मूल्य क्या लिखते हैं, विक्रय मूल्य में से, किस में से, विक्रय मूल्य में से माइनस कर देते हैं क्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य में से माइनस क्या कर देते हैं, क्रय मूल्य हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। यदि हमसे कोई हानि पूछेगा कि बताओ हानि क्या हुई, है ना, तो हम क्या करेंगे, जब हमें क्रय मूल्य दिया रहेगा तो क्रय मूल्य में से हम माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, क्रय मूल्य में से हम माइनस कर देंगे विक्रय मूल्य, ठीक है, जब हमसे हानि पूछेगा तब, ठीक है। ये फॉर्मूले हैं, आप इन्हें अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। आपसे ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं कि हानि बराबर होता है, क्या होता है, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। अब लाभ प्रतिशत में कैसे लिखते हैं, लाभ प्रतिशत में, तो लाभ प्रतिशत में ध्यान रखना कैसे लिखते हैं, लाभ लिखेंगे इंटू 100 और बटे क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य, क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य। ये लाभ प्रतिशत निकालते हैं इसे। और हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, वो भी देख लीजिएगा, हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, हानि प्रतिशत देख लीजिएगा, हानि इंटू 100 अपॉन, देखो हानि निकालना तो भी क्रय मूल्य ही लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य। तो ये इतने फॉर्मूले हैं 1 2 3 और 4, इनको आप अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछ सकते हैं कि हानि प्रतिशत होगा, तो आपको ऑप्शन दे देंगे वो शायद, है ना। तो ये और सवाल के लिए भी काम आएंगे, ठीक है, इस सवाल में भी लगेगा फॉर्मूला। जैसे हम अभी हमको क्या निकालना है, अभी हमको लाभ निकालना पड़ेगा, फिर लाभ के बाद क्या निकालेंगे, लाभ प्रतिशत निकालेंगे, पहले लाभ निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, लाभ प्रतिशत निकालेंगे, है ना, उसके बाद ही प्रतिशत निकलता है, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले हम इस सवाल में अप्लाई करेंगे, पर लेकिन आप चारों फॉर्मूले लिख लेना, ठीक है। चलो देखो फ्रेंड्स, अब कर रहे हैं हम, अब देखना ध्यान से, आप क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य लिख दिया 9/10। अब हम क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत निकालेंगे, तो पहले लाभ निकालेंगे, क्या निकालेंगे, लाभ। तो लाभ का फॉर्मूला आपको पता है क्या, बिल्कुल अभी मैंने पढ़ाया है। लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य, क्या होता है, विक्रय मूल्य, मतलब जो आपने बेची है वो, उसमें से बेचा हुआ जो पैसा है आपको उसमें से माइनस कर देना खरीदा हुआ पैसा, तो आपके पास लाभ निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, लाभ, क्रय मूल्य निकल जाएगा, सॉरी लाभ निकल जाएगा ना, विक्रय मूल्य में से माइनस कर दोगे क्रय मूल्य, ठीक है। चलो विक्रय मूल्य कितना, जल्दी देखो, विक्रय मूल्य हमारे पास 10, विक्रय मूल्य 10 रख दिया, क्रय मूल्य कितना है 9, है ना, तो कितना आ जाएगा, 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है, ठीक। अब क्या करेंगे, ये हो गया हमारे पास लाभ, लाभ कितना आ गया, 1 आ गया, लाभ आ गया। अब क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत निकालना है ना, तो लाभ प्रतिशत निकाल दो, लाभ बराबर क्या होता है, लाभ इंटू 100 अपॉन में क्या होता है, क्रय मूल्य, यही होता है, यही होता है। चलो करो फटाफट, लाभ, लाभ कितना दिया, 1 लिख दो, 100 ऐसा कैसे ही लिख दो। क्रय मूल्य देखो कितना है, क्रय मूल्य कितना दिया, जल्दी बताओ, क्रय मूल्य दिया है 9, तो 9 लिख दो, लिख दिया। तो 100 का इसमें गुणा करेंगे, ऐसा कैसे ही आएगा 9, ऐसा कैसे आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 100 का गुणा 1 में क्या वही आएगा, और 9 अपॉन नीचे चल ही रहा है। अब 9 को 9 को क्या करेंगे, 9 का डिवाइड करेंगे किस में, 100 में, 9 का भाग दे दो 100 में, चलो तो 9 1 जा 9 हो जाएगा, फिर यहाँ से 1
फिर यहाँ पे ये 10, ये क्या लिखेंगे, 0 नीचे लिखेंगे, फिर 9 का इससे करेंगे तो 9 1 करना 9, फिर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, देखो 11 सही मतलब 11 सही मतलब 11 क्या है हमारा आंसर है, तो यहाँ लिखेंगे 11 11 सही। अब जो भाग देते हैं, जिसका भाग देते हैं उसको नीचे रखते हैं और जो शेषफल आया उसको ऊपर रखते हैं, तो 11 सही 1/9 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको आ रहा होगा समझ में। ठीक है, क्या करेंगे, 11 जो शेषफल सॉरी भागफल आया है, भागफल को हम बोलेंगे 11 सही मतलब 11 सही 1/9। जो जिसका भाग देते हैं उसको हमेशा नीचे रखते हैं, हर में रखते हैं, ऊपर अंश बोलते हैं, नीचे हर बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये प्रतिशत हमारे पास आ जाएगा। तो ये ऑप्शन भी दिया है कि 11 से 1/9 ये दिया है, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। आपको दिख रहा होगा बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, बी वाला। ठीक है, चलो देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, देखो शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होती है ना, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु दिखता कैसा है पहले ये समझो, कैसा दिखता है, जैसे आपने बर्थडे में टोपी देखी होगी, बर्थडे टोपी देखी है, वही शंकु होता है, ऐसी रहती है ना, ऐसी रहती है ना, बर्थडे की टोपी ऐसी रहती है ना, हाँ, तो उसी को हम शंकु बोलते हैं। तो मैं ध्यान से समझना, ये जो है ना, ये जो मैंने अभी लाइन खींची है, शंकु की क्या है, ऊंचाई बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ऊंचाई। और यहाँ से यहाँ तक ये शंकु की त्रिज्या है, और ये पूरा क्या है, शंकु का व्यास है, और यहाँ से यहाँ तक ये शंकु की त्रिज्या है, और ये है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ये है ऊंचाई और ये है तिर्यक ऊंचाई। ऊंचाई को हम h से प्रदर्शित करते हैं और तिर्यक ऊंचाई को l से प्रदर्शित करते हैं, ये डिफरेंस याद रखना। तो ये है हमारी तिर्यक ऊंचाई और ये है ऊंचाई। तो अभी हम उसने हमसे क्या पूछा है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई बताओ, मतलब ये तिर्यक ऊंचाई l बताना है, क्या बताना है, तिर्यक ऊंचाई बताना है ये वाली। तो ध्यान से देखिए, ये जो यहाँ से यहाँ तक जो डला है, तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा, 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, बन जाएगा। चलो ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ बन गया। तो बताओ, ये O मान ले इसको, ये इसको मान ले P और इसको मान ले Q, तो OPQ ये एक समकोण त्रिभुज है क्या, समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज, कौन सा समकोण त्रिभुज, OPQ, कौन सा समकोण त्रिभुज, OPQ ये वाला। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसको हमने समकोण त्रिभुज मान लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कौन से लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, आप सभी को पता ही होगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है ना। चलो अब क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या, ये रहा कर्ण है ना, यही तो है कर्ण, कर्ण का स्क्वायर मतलब l का स्क्वायर कर दो, लंब क्या, ये रहा लंब, तो h का स्क्वायर कर दो, आधार क्या है, OQ, आधार क्या है, OQ, तो OQ को मैं ऐसा वैसा ही लिख दूं क्या, या फिर आधार को हम ये भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, R। देखो यहाँ से यहाँ तक हम इसको त्रिज्या मान सकते हैं कि नहीं मान सकते, बिल्कुल, ये क्या है, शंकु की क्या है, ये त्रिज्या है, शंकु की त्रिज्या है, तो इसको मैं मान लेता हूँ R, क्या मान लिया मैंने, R का स्क्वायर। ठीक है, बस आप क्या करो, आपको L चाहिए ना, L चाहिए, L मतलब तिर्यक ऊंचाई चाहिए, आपको क्या चाहिए, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, जो ऊपर लिखा है तिर्यक ऊंचाई चाहिए, तो कैसे लिखेंगे, देखना ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे, h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, यहाँ पे ये वर्ग है, वर्ग को बराबर के इधर लाएंगे तो ये रूट में बदल जाता है, किसमें बदल जाता है, रूट में बदल जाता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बस। तो देखो कहीं पे दिख रहा है कि ये रहा पहला ये रहा आंसर। ठीक है, आपको दिख रहा होगा पहला ये रहा आंसर, बस ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको पाइथागोरस प्रमेय पता होना चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है, देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, 82 नंबर का क्वेश्चन है, और आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैंने जो पहले 2 क्वेश्चन कराए हैं, पहले जो फर्स्ट में 2 क्वेश्चन कराए हैं मैंने आपको, वो फर्स्ट जो PDF इसमें है डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट PDF है उसका है। ठीक है, और जो उसके बाद जो मैंने क्वेश्चन कराया, 3 कराया, 4 जो भी करवाया, उसके बाद मैंने 2 क्वेश्चन फर्स्ट PDF के, और बाकी के जितने भी अब मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो सेकंड PDF के। कौन से, सेकंड PDF के। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, मैं 2 PDF डालूंगा, फर्स्ट PDF डालूंगा, सेकंड PDF डालूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट PDF का जो 2 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं उसमें रहेंगे, और बाकी के जितने क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसके सेकंड PDF में रहेंगे। ठीक है, PDF कहाँ मिलेगा,
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, है ना। चलो, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं? तो आप सभी को पता ही होगा दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। तो पहले ये बताओ परिमेय संख्या होती क्या है, पता है? परिमेय संख्या उसे कहते हैं, याद रखना, परिमेय संख्या जिसे p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। p क्या है यहाँ पे? अंश है, क्या है? अंश है, और q क्या है? हर है। तो परिमेय संख्या क्या होती है? अंश बटे हर, ऐसी होती है ना, बटे में, ठीक है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो बटे में होती है, जैसे 2/5, 3/4, 6/5, है ना। जैसे 1/2, 3/5, 6/7, जो ये है, ये क्या है? सारी परिमेय संख्या है। या हम ऐसा बोल सकते हैं, आपसे कोई पूछे परिमेय संख्या क्या होती है, तो आप उन्हें बता सकते हैं जिन्हें पी क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, और जहाँ पर क्यू बराबर नहीं होना चाहिए 0, मतलब यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए, या नीचे क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, मतलब क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ये नहीं का चिन्ह है, ठीक है, नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। यदि 0 है तो वो परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। तो आपसे मेरा क्वेश्चन ये है, चलो यही देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन है ना। चलो, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? जैसे मैं आपसे पूछूं, यहाँ पर मैं आपसे यहाँ पर पूछूं, क्या देखना, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर आपसे पूछूं कि बताओ कि दो एक परिमेय संख्या है या नहीं है? सॉरी, दो एक परिमेय संख्या है या नहीं? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? 2/1 ये भी एक परिमेय संख्या। मैं आपसे पूछूं 4 एक परिमेय संख्या है क्या? तो आप बताओगे है, कैसे है? 4/1 ऐसे लिख सकते हैं, सही है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको ये बताना है, जैसे मैं आपसे पूछूं यहाँ पर दो, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 2 और 3, तो बताओ इसके बीच में कितनी परिमेय संख्या है? कितनी परिमेय संख्या है इसके बीच? तो हम बताएंगे इसके बीच दो अनंत परिमेय संख्याएं हैं, या अपरिमित संख्याएं। अनंत परिमेय संख्या है या अपरिमित संख्याएं हैं। परिमेय संख्या यहाँ पर है 2 और 3 के बीच में। कैसे? जैसे 2.1 भी होता है, 2.2 भी होता है, ठीक है। फिर इस तरह से 2.3 भी होता है, ठीक है। इसी के अंदर, इसी के इन दोनों के बीच में, जैसे 2.2 किस में आएगा? 2 और 3 के बीच में तो आएगा 2.2, आएगा नहीं आएगा? 2.3 इन दोनों के बीच में आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझने वाली बात ये है, यहाँ पर क्या, कि दो परिमेय संख्याओं के बीच, याद रखो हमेशा, दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित परिमेय संख्याएं होती हैं। या हम बोले अपरिमित को एक भाषा में और बोलते हैं, एक शब्द में और बोलते हैं, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। चलो एक काम करते हैं, एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। आपसे मैं पूछूं शून्य, शून्य पहचानते हो आप? ये 0 है। 0 क्या 0 एक परिमेय संख्या है क्या? बिल्कुल है क्या? आप ये बताओ, है क्या 0 एक परिमेय संख्या? तो इसका राइट आंसर होगा 0 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। 0 एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 0/1, मतलब पी क्यू के रूप में तो लिख तो रहे हैं हम, p/q मतलब 0/1। अब बताओ ये क्या परिमेय संख्या है क्या? 1/0। आप बताओगे नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि 1/0, मैंने क्या बोला था कि परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है? परिमेय संख्या की परिभाषा वह है जिसे पी क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं, और क्यू बराबर नहीं होना चाहिए 0। मतलब क्यू, जैसे मैंने इसको, हम परिमेय संख्या को कैसे देखते हैं? p/q के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पे तो क्यू बराबर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। जबकि 0/1 एक परिमेय संख्या है। तो आपसे क्वेश्चन बिल्कुल पूछ सकते हो, पूछने लायक क्वेश्चन है क्या, कि शून्य एक परिमेय संख्या होती है? तो आप बताओगे क्या? शून्य एक परिमेय संख्या होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। दिए 83 नंबर का क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से दो कोण जो एक दूसरे के संपूरक हैं, तो वे कोण हैं कौन कौन से? तो पहले ये आपको पता होना चाहिए कि संपूरक कोण किसे कहते हैं। तो संपूरक कोण किसे कहते हैं? दो कोणों को बोलते हैं, मतलब दो कोणों के जोड़े को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? संपूरक कोण, ठीक है। तो संपूरक कोण मतलब ऐसे दो कोण, ऐसे दो कोण जिनको हम जोड़ दें, तो कितना आ जाए? 180 डिग्री आ जाए। तो ये जो दोनों कोण है, ये क्या कहलाते हैं? संपूरक कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संपूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं? संपूरक कोण। इन दोनों कोणों को यदि हम जोड़ देते हैं तो क्या कहलाते हैं? संपूरक कोण कहलाता है, ठीक है। तो बताओ इन दोनों को जोड़ने के लिए कौन कौन से हम कोण लगा सकते हैं, वो आप ऑप्शन में देख सकते हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे थे? संपूरक कोण बता रहे थे ना। दोनों कोण, जो दो कोण है, वो उनका योग क्या होना चाहिए?
180 डिग्री होना चाहिए था, है ना। तो यहाँ पे देखो अब दो कोण यहाँ पे आपको दिख रहे हैं क्या, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो रहा है। देखो 70 और 50 का योग 180 डिग्री हो रहा है क्या, बिल्कुल नहीं हो रहा है। 55 और 65 का भी नहीं हो रहा है। 60 और 30 डिग्री तो 90 होता है। और 135 और 45 बिल्कुल हो रहा है। जोड़ के देख लो, 135 और 45 कितना हो रहा है दोनों का, 180 डिग्री। तो ये दोनों कोण क्या है, संपूरक कोण है। ठीक है, आपको मैंने पहले बताया था कि दोनों कोण, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है उन्हें क्या कहते हैं, हम संपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों कोण क्या कहलाते हैं, संपूरक कोण, जिनका योग 180 डिग्री हो संपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन भी जरूर एग्जाम में आता है। पहले आपको मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। ठीक है, देखो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा। चक्रवृद्धि आप लिख लेना प्लीज। ठीक है, यदि आपके पास नहीं लिखा है तो आप अपनी मार्जिन में कहीं पर जहाँ पर आप बार बार उसको देख सकते हैं वहाँ लिख लेना। ठीक है, चक्रवृद्धि ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। कहाँ पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में बिल्कुल पूछा जाता है। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, तो मूलधन क्या होता है, मूलधन माइनस मिश्रधन, मूलधन माइनस मिश्रधन होता है। किसका फॉर्मूला है ये, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन माइनस मिश्रधन। मिश्रधन का फॉर्मूला देख लो, मिश्रधन का फॉर्मूला देख लो। मिश्रधन बराबर, मिश्रधन को ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको पी से, इसको ए से है ना, और इसको सी आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सी आई। तो सी आई बराबर पी आई, पी माइनस आई ऐसे बोल सकते, पी माइनस ए, सॉरी आई नहीं। मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है, मिश्रधन का फॉर्मूला होता है पी, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन भी लिखते हैं या टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपके लिए यहाँ टी लिख देता हूँ। टी मतलब टाइम, टी मतलब समय या टाइम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है ना। लेकिन यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला ये लगेगा, यहाँ पर कौन सा लगेगा वो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा। देखो फ्रेंड्स, अब हम हमारे सवाल पर आ रहे हैं। देखना ध्यान से क्या पूछ रहा है। एक वॉशिंग मशीन 21,000 रुपये में खरीदी गई है। कितने रुपए में, 21,000 रुपये में खरीदी गई है। 8% वार्षिक दर से उसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया। अवमूल्यन का मतलब क्या होता है, अवमूल्यन का मतलब ये होता है जैसे आपने कोई सा मोबाइल खरीदा, मान लो एंड्रॉइड मोबाइल आपने खरीदा 10,000 रुपये में। ठीक है, आप उसको मार्केट से खरीद के लाए और दूसरे दिन आप बेचने गए, तो उसको आपको बेचा, आपको जो बेचा आपने वो 8,000 रुपये में बेचा। कितने में बेचा, 8,000 रुपये में बेचा। ठीक है, तो आपका जो 2,000 रुपये आपका जो नुकसान हुआ वो आपका अवमूल्यन हो गया है। उसका जो मूल्य का क्या हो गया है, अवमूल्यन हो गया है। मतलब 2,000 का आपका अवमूल्यन हो गया है। तो अवमूल्यन का मतलब होता है पैसे कम होना, समय के साथ पैसा कम होना। ठीक है, तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया है। मतलब 21,000 रुपये की जगह अब वो उसका कम एमआरपी हो गई है उसकी। किसकी, वॉशिंग मशीन की एमआरपी अब कम हो गई है। किस हिसाब से, 8% वार्षिक दर से। ठीक है, एक वर्ष बाद वॉशिंग मशीन का मूल्य बताओ, तो एक वर्ष बाद हमको वॉशिंग मशीन का मूल्य बताना है। तो ध्यान से समझिए, ये क्वेश्चन मिश्रधन के बराबर है। क्या, मिश्रधन के जैसा ये पर लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, अवमूल्यन हुआ है, मतलब कम हुआ है पैसा। 21,000 रुपये से क्या हुआ है, कम हुआ है। तो यहाँ पर मिश्रधन का तो फॉर्मूला लगेगा, लेकिन क्या चेंजेस आएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। 1 माइनस आर अपॉन 100 की पावर टी, ये हो जाएगा बस। ठीक है, क्यों हो रहा है, क्योंकि अवमूल्यन हो रहा है। ये जो पैसा है ये कम हो रहा है समय के साथ वॉशिंग मशीन का। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कम हो रहा है, कम हो रहा है मतलब माइनस है ना, ज्यादा होता तो प्लस, कम हो रहा है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे चेंजेस आ जाएगा। ठीक है, अब पी क्या है, पी हमारा 21,000 हो जाएगा। पी क्या हो जाएगा, 21,000 हो जाएगा। फिर आर क्या है, आर क्या है जल्दी बताओ, 8% है। ठीक है, टी क्या है, टी मतलब समय, समय कितना है, समय दिया है 1 वर्ष, मतलब टी की वैल्यू दी है 1 दी हुई है। बस यहाँ रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलो ए की वैल्यू मतलब मिश्रधन निकालना है, मतलब 1 वर्ष बाद वॉशिंग मशीन का मूल्य हमको निकालना है। ध्यान से देखिएगा, पी की वैल्यू कितनी जल्दी बताओ, 21,000। 1 माइनस आर की वैल्यू 8/100 हो जाएगा। टी की वैल्यू भी 1 है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब 21,000 लिखा। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। आगे एलसीएम, अब यहाँ पे क्या होगा, 100, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 100 का गुणा इधर कर दो तो ये 100 हो जाता है। 1 का इसमें 8 में कर दो तो ये 8 आ जाएगा। ठीक है,
अब क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो यहाँ कितना बचेगा 21,000, फिर यहाँ बचेगा कितना बचेगा 92 अपॉन में 100, सही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये 100 से यहाँ पे सॉरी यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, क्या बचा 210 इंटू 92, ये बचा हमारे पास, ठीक है। तो अब हम किस तरह से करेंगे, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों का, है ना। तो यहाँ कर देते हैं, देखो क्या करें, 2 का इसमें करें 0, 2 एकन्ना 2, 2 दूनी 4, 9 शून्य शून्य हो जाएगा इसका। अब इसका इसमें करेंगे 9 एकन्ना 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा। कर दो 0 का 0, फिर ये रुको सॉरी इसको यहाँ लिखते हैं ना, 9 का 0 में 9 एकन्ना 9, 9 दूनी 18, 0 का 0, 2 का 2 ही 2 आ जाएगा, और 9 और 4 13 की 3 हाथ आया 1, 8 और 1 9 और 1, ठीक है। तो 19 क्या है इसका आंसर, 19 3 और 20, तो 19,320 इसका आंसर आया, जो यहाँ पे हमको ऑप्शन में दिख रहा है, यहाँ ऊपर दिख रहा है आपको, ऊपर में देखो, ये यहाँ पर डी वाला कितना दिया 19,320 हमको दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवालों को ऐसे किया जाता है। आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिएगा कि इन आप 1-2 बार करोगे ना तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ यार इस प्रकार के सवालों को कैसे करते हैं। अवमूल्यन था इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लगाया है, लेकिन क्वेश्चन इसी प्रकार का चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन से रिलेटेड ही क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो आप इसको समझ कर कीजिएगा, आसान है, 1-2 बार करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और नोट डाउन प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, और खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। देखो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और आपको इसका पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, 85 नंबर का क्वेश्चन है। यदि 3x प्लस √4 इज इक्वल टू 11 हो तो x की वैल्यू निकालिए। इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जाएगा, 100% है कि आपसे x की वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम किस तरह से करते हैं वो आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखो मैं क्वेश्चन पहले लिख लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा, पेन चलेगा, चलो √4 इज इक्वल टू 11, ठीक है, ये दिया है। तो आपको ध्यान से देखिए, बिल्कुल बहुत ही मक्खन सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है ना। देखिएगा बहुत सिंपल सवाल है, किस तरह से होगा देखिए। देखो ये जो √4 है, बताओ इसकी वैल्यू कितनी होती है। आपको पता है कि √4 की वैल्यू कितनी होती है, बिल्कुल पता है 2 होती है। √9 की वैल्यू कितनी होती है, बिल्कुल पता है 3 होती है, 3 होती है ना। तो यहाँ पर भी तो यही करना है हमको कि 3x √4 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, इज इक्वल टू 11। x की वैल्यू निकालना है, किसकी निकालना है, x की वैल्यू। चलो x को फ्री कर दो, ये माइनस, ये 2 दिया है ना, 11 है, तो ये प्लस का है, तो इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, सही है, माइनस का हो जाएगा। फिर 3x इज इक्वल टू 11 में से 2 माइनस करेंगे 9 आ जाएगा। फिर x की वैल्यू निकाल देंगे, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में, उसको बट्टे में पहुंचा दो, कहाँ पहुंचा दो, बट्टे में। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जल्दी बता दो, 3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 3, x की वैल्यू आ जाएगी 3। कैसे किया, सिंपली ही हल किया है हमने, ज़्यादा कठिन नहीं है। x को, ये जो 3 इसको बट्टे में पहुंचा देंगे, x को फ्री करना है, कैसे भी करके फ्री करना है ना, सिंपल है, ठीक है। चलो देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल फोकस से, ठीक है, ध्यान से। देखो क्या है, 87 नंबर का क्वेश्चन है। एक विद्यालय में 2401 विद्यार्थी हैं, तो पीटी अध्यापक, मतलब जो पीटी करवाता है टीचर, आपको भी करवाया होगा स्कूल में, पीटी करवाते हैं अध्यापक जो टीचर है, उन्हें पंक्ति और स्तंभ में खड़ा करना चाहता है। पंक्ति मतलब लाइन, और खड़े में, जैसे पंक्ति और ये स्तंभ, ये पंक्ति है और ये स्तंभ में खड़ा करना चाहता है। कौन, अध्यापक या टीचर। पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो तो पंक्तियों की संख्या बताओ, है ना। तो मैं आपसे देखो सिंपली सवाल पूछता हूँ कि एक विद्यालय में 25 विद्यार्थी, मान लो कितने विद्यार्थी हैं, 25 स्टूडेंट है। अब उनको आपको ऐसे लाइन में लगाना है कि लाइन की भी संख्या और स्तंभों की भी संख्या, मतलब पंक्ति की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो कैसे लगाएंगे हम, जैसे 25 है तो 5 इधर लगा देंगे, 5 क्या कर दिया मैंने, 5 जो 5 है लाइन में लगा दिया, और 1 2 3 4 और 5 क्या किया मैंने, 5 को लाइन में लगा दिया, 5 को क्या कर दिया मैंने, 5 को लाइन में लगा दिया, 5 को स्तंभ में लगा दिया, 5 को मैंने स्तंभ में लगा दिया, ठीक है।
तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो 1 2 3 4 और 5 और 1 2 3 4 5, ये भी 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, 5 को मैंने, ये जो 5 विद्यार्थी इनको लाइन में लगा दिया और 5 को मैंने स्तंभ में लगा दिया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे देखना ध्यान से, अब मैं इनको फिल कर देता हूँ पूरा, क्या कर देता हूँ, फिल। ये ऐसे लगे हुए हैं, कितने विद्यार्थी हैं, ये 25 है, कितने हैं, 25 है। अब आपको कैसे पता, जैसे मैं आपको बता दूं कि लाइन क्या होनी चाहिए, जो पंक्ति की लाइन और पंक्ति की लाइन, रो और कॉलम दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए। पंक्ति और स्तंभ दोनों क्या होना चाहिए, बराबर। ये पंक्ति है और ये स्तंभ, ये दोनों बराबर होना चाहिए, तो हमने बराबर कर दिए। अब यदि मैं बराबर कर देता मान लो पहले से, और आपको ये संख्या नहीं बताता, ये संख्या में आपको नहीं बताता कि आपको मान लो ये संख्या नहीं पता है, आपको केवल क्या पता है, रो पता है, कॉलम पता है, और क्या पता है, रो पता है, मतलब पंक्ति की संख्या पता है और कॉलम में कितने बच्चे खड़े हैं वो आपको पता है। तो बताओ आप क्या पूरे बता सकते हो क्या, मैं आपको बता दूं, मान लो कि पंक्ति में 5 बच्चे हैं और कॉलम में भी 5 बच्चे हैं, तो बताओ पूरे में कितने बच्चे होंगे, आप बता सकते हो क्या, कितने बच्चे आ सकते हैं, 25 कितने बच्चे आ सकते हैं। तो आप क्या बताओगे, बिल्कुल कैसे बताओगे कितने बच्चे आ सकते हैं, तो ऐसे बराबर बच्चे कितने आ जाएंगे, 25, तो ऐसे कितने बच्चे होंगे, 25 बच्चे होंगे, जो 5-5 की रो में आ जाएंगे, 5-5 की रो में बिल्कुल आ जाएंगे, 25 बच्चे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बराबर हमने डिवाइड कर दिया, 5 इधर 5 इधर, है ना। तो वैसे ही 2401 लिखा ना, वैसे ही इसको डिवाइड करना है, किसको, 2401 को हमको बराबर पंक्ति में भी इतना ही रखना है, कॉलम में भी इतने ही बच्चे रखना है, ठीक है, 2401 को। तो अब हम क्या करेंगे, देखो आपने क्या किया, यहाँ पे स्क्वायर किया है, 5 की घात 2 की है, मतलब 5 गुणित आपने 5 किया है, या आपने 5 का स्क्वायर किया है, ठीक है, ऐसा किया आपने, ठीक है। तो आपको भी 2401 का भी क्या करना है, स्क्वायर ही करना है, वर्ग ही करना है ना। तो सिंपली देखो आप करते हैं, हम देखो ध्यान से देखिएगा, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ठीक। देखो क्या कर रहा हूं मैं, देखो पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो, ठीक है। यहाँ पे हमसे ये क्वेश्चन पूछा है, तो क्या है, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो, तो स्तंभों की संख्या, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या की क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, मान लेंगे पंक्तियों की संख्या क्या है, क्या मान लिया हमने पंक्तियों की, हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, हमने मान लिया पंक्तियों की संख्या x है, क्या मान लिया, पंक्तियों की संख्या x है, और स्तंभों की संख्या भी क्या है, x है, क्या मान लिया, पंक्तियों की संख्या भी x है, स्तंभों की संख्या भी x है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या के बराबर हो, क्या लिखा है, एक विद्यालय में 2401 विद्यार्थी, पीटी अध्यापक उन्हें पंक्ति और स्तंभ में खड़ा करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर कर दी है या बराबर हो गई है। तो आपको पंक्तियों की संख्या बताना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप देखो आप क्या करोगे, एक्स इंटू एक्स करोगे, क्या करोगे, एक्स इंटू एक्स, मतलब इन दोनों का यदि गुणा करेंगे तो आपके पास कितना आंसर आएगा, 2401, ये आंसर आएगा। जैसे अभी हमने किया ना 25 लाने के लिए, 25 लाने के लिए क्या किया था हमने, 5 इंटू 5 कर दिया था, 5 इंटू 5 कर दिया था, 5 इंटू 5 से हम क्या करेंगे, 5 की कॉलम बना लेंगे, सॉरी 5 का कॉलम बना लेंगे, 5 का रो बना लेंगे, है ना, तभी ये डिवाइड हो पाएगा कि 5 की बराबर बनाना है, लेकिन यहाँ पे क्या बनाना है, बराबर पंक्ति बनाना है, बराबर कॉलम बनाना है, ठीक है, ये आपको समझना है। तो यहाँ पे हमको बराबर ही बनाना है, इसलिए मैंने क्या लिखी, यहाँ पर भी एक्स पंक्तियों की संख्या भी एक्स मान ली और स्तंभों की संख्या भी एक्स मान ली, ठीक है, क्योंकि हम ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है, कि पंक्तियों की संख्या भी एक्स है और स्तंभों की संख्या भी एक्स है। अब दोनों का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, जैसे हमने 5 इंटू 5 किया था तो 25 आ गया था, है ना। तो देखिएगा ध्यान से, एक्स का एक्स में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, 2401 हो जाएगा। अब ये यहाँ पे वर्ग लगा है, क्या लगा है, वर्ग, तो इसको इधर लाएंगे तो ये अंडर रूट में बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा, अंडर को। क्या कैसे करते हैं वर्गमूल, मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है आपको, पर फिर भी देख लो आप, ठीक है, ये लिखा है हमारे पास ऐसा कुछ, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हमको यहाँ पे पीछे जोड़े बना लो, पहले ये जोड़े बन गए, कितने जोड़े बन गए, एक जोड़ा ये बन गया, एक पेयर, एक जोड़ा ये बन गया, है ना, युग्म या जोड़ा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ऐसा वर्ग लेना है, ऐसी संख्या का वर्ग लेना है, 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का, किसी का भी वर्ग, 2 का वर्ग कितना होता है 4, 3 का वर्ग कितना होता है 9, 4 का वर्ग कितना होता है 16। तो ऐसे किसी का भी वर्ग लेना है, किसी भी संख्या का क्या लेना है, वर्ग हमको लेना है कि 24 से वो कम आ जाए, किससे आ जाए, 24 से कम आ जाए या 24 के बराबर आ जाए,
ठीक है। तो किसका होगा, 4 चुक 16 हो जाएगा, मतलब 16 इसके अंदर आ जाएगा 24 के, लेकिन बचम 25, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 25 से ये ज़्यादा हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम 4 का वर्ग लेंगे। तो 4 को मैं कितनी बार लिख रहा हूँ वो देखना ध्यान से, 4 चुक 16, ये लिख दिया 16, और आंसर आया है 4। ठीक है, 1 2 3 बार लिखा है 4, ये याद रखना। जब हम आंसर आता है ना, जिसका वर्ग करते हैं उसको हम 3 बार लिखते हैं, जिसका वर्ग करते हैं उसको हम 3 बार लिखते हैं। ठीक है, चलो आगे देखो। अब क्या करेंगे, 14, इसको 14 में से 6 जाएंगे, 8 बचेगा, यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ पे ये पेयर ऐसा कैसा लिख लेंगे, ये पेयर बनाया था, इसको ऐसा कैसा नीचे लिख लो, इसको ऐसा कैसा नीचे लिख लो। लिख लिया क्या, बिल्कुल लिख लिया, 4 और 4 8 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमको बिल्कुल सिंपली तरीके से करना है। ये हमारा आंसर चल रहा है नीचे। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको 801 लाना है, 8 ऐसा नंबर लाना है, मतलब 8 ये जो है ये 8, इसमें ऐसा नंबर ऐड करना है आपको, और फिर उसका मल्टीप्लाई करना है, गुणा, जो 801 से नीचे आ जाए या उसके बराबर आ जाए। तो देखो, आप यदि 7 का करोगे, किसका करो, 7 का करोगे, 7 को इसके साथ ऐड भी करेंगे और 7 का गुणा भी करेंगे, तो कितना आता है देखिएगा, 7 7 49 की 9, 4 हाथ आएंगे, मतलब हासिल आएगा, 7 8 56, 56 और 60 हो जाएगा। तो ये तो बहुत छोटा आ रहा है, 801 है, ये तो बहुत छोटा आ रहा है। अब हम 9 का करके देखते हैं, किसका करके देखते हैं, 9 का। देखो 9 का करके देखते हैं, देखो 9 का करके देखते हैं। 9 9 ज़ा 81 का 1 आएगा, 9 9 81 का 1, हासिल आएगा 8, 9 8 72, 72 में 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 80। तो आ गया है, तू है ना, आ गया ना। चलो तो आप कर लेते हैं इसको अच्छे से। देखो क्या होगा, 9 को 89 में 9 का हमने गुणा किया, और 9 ही हमारा आंसर यहाँ पर आएगा। तो इसका इसमें गुणा किया तो क्या आया था, 801 आया था। यहाँ पे माइनस करते हो, यहाँ प्लस करते हैं ना, यहाँ पे माइनस करते हैं, यहाँ प्लस करते हैं, माइनस हो जाएगा, इनको जोड़ दो, बस ये कंप्लीट हो गया। तो आंसर क्या है हमारे पास, 49। तो ऐसे वर्गमूल निकालते हैं। वर्गमूल निकाला हमने किसका, 2401 का क्या निकाला, वर्गमूल। तो उन 49 पंक्तियां बनानी पड़ेगी, 49 पंक्तियां भी होगी और 49 कॉलम्स भी होंगी। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन यदि पूछा जाए आपसे कोई किसी प्रकार का इस टाइप से क्वेश्चन, तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। कुछ नहीं, आपको पंक्तियों की संख्या x मानना है, स्तंभों की संख्या भी x मानना है, दोनों का गुणा करना है, तो ये आ जाता है। आपको भी बताया मैंने किस तरह से होता है, पंक्तियों को इनको करते हैं, है ना। मान लो आपको फिर से मैं बता देता हूँ, देखो पंक्तियों की, मान लो पंक्तियों की संख्या आपको पता है कितनी है, 5 है, और आपको इधर कॉलम की भी संख्या पता है कि ये भी कितनी है, 5 है। तो अब बताओ यहाँ पे कितने स्टूडेंट होंगे इसमें अंदर, तो आप बता दोगे, कैसे बताओगे, 25 होंगे। क्यों, क्योंकि आपने इधर की 5 और इधर का 5 दोनों का क्या कर दिया था, गुणा कर दिया था। तो यही तो हमने यहाँ पे किया है, गुणा, इन दोनों का गुणा किया तभी तो ये आया, और फिर सिंपली हल कर लिया। ठीक है, 49 आंसर हो जाएगा। देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है 88 नंबर का। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा कौन से नंबर का क्वेश्चन है, और आप पीडीएफ में ध्यान से देखिएगा, और पीडीएफ नहीं खुलता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो मैं उसको खोल दूंगा। वैसे खुल जाएगा, ठीक है, लेकिन यदि नहीं खुलता है तो किसी का। ठीक है, चलो तो पीडीएफ में आप में देख लेना, और इस पर भी बोर्ड पर भी देख लेना आप कि कौन से नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो 88 नंबर का क्वेश्चन है, किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है, कितना होता है, आप सभी को पता होगा चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये मैंने पढ़ा चुका हूं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे। ठीक है, चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, ध्यान से सुनिए, मैंने क्या पूछा है, ये क्वेश्चन है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब मैं क्या पूछ रहा हूँ, चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है। और एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ आपसे, ये भी बताइएगा, ये भी मैं बता चुका हूँ, इसलिए कौन सा, कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है। क्या पूछा मैंने क्वेश्चन आपसे, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। ठीक है, क्योंकि ये मैं पढ़ा चुका हूँ, देखना चाहता हूँ आपको कितना आता है। ठीक है, चलो ठीक है, बताइएगा, सभी को बताना, जो वीडियो देख रहा है प्लीज़ सभी को बताना है ये। ठीक है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला आंसर राइट हो जाएगा, डी वाला आंसर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टीवी को 5,000 रुपये में खरीदा एवं उसे 4,000 रुपये में बेच दिया जाता है, तब हानि प्रतिशत में कितनी है ना, तब हानि प्रतिशत में
कितनी है हमको ये यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो देखिएगा किस तरह से हम बताएंगे। देखो ध्यान से, पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हमको हानि निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम हानि प्रतिशत निकालते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी फॉर्मूला आपको बताया था, फॉर्मूले आप लिख लेना, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो पहले क्या निकालेंगे, हम हानि निकालेंगे। क्या निकालेंगे, हानि। तो हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य। क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस क्या करते हैं, विक्रय मूल्य। क्या करते हैं, विक्रय मूल्य। सही है, ठीक है। तो क्रय मूल्य बताओ, क्रय मूल्य कितना है, जल्दी से बताओ। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य खरीदा, क्रय मूल्य में खरीदा कितने रुपए में, 5,000 रुपये में खरीदा। विक्रय मूल्य मतलब बेचा कितने में, 4,000 रुपये में बेच दिया। तो हानि कितनी हो जाएगी, नुकसान कितना हो जाएगा, हानि 1,000 रुपये की नुकसान हो जाएगा। हो गया 1,000 रुपये का। अब हमको हानि प्रतिशत निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे हानि, दिख रहा होगा आपको, हानि प्रतिशत। क्या निकाल रहे हैं, हानि प्रतिशत हम निकाल रहे हैं। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, देखिएगा हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, हानि लिखते हैं, हानि का फॉर्मूला हानि इंटू 100 अपॉन क्रय मूल्य। देखा, क्रय मूल्य। बस सिंपली हल कर लो इसको। चलो जल्दी से, इधर मैं बता देता हूँ। देखो चलो नीचे ही कर लेते हैं, हो जाएगा नीचे भी। हानि, हानि कितनी बताओ जल्दी से, हानि कितनी हो रही है, ये तो हानि ये रही, 1,000 रुपये की हानि हो रही है, हो गई हानि। फिर उसके बाद 100 लिखो। फिर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या है जल्दी बताओ, क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य क्या है, 5,000। कितना है, 5,000 है। तो 5 से 5 ये साफ हो जाएगा, ये 0 से ये 0 साफ हो गई। क्या बचा, 100/5। तो 5 एक करना 5, 5 दूनी 10 और ये 0 लगा दो। तो 20% हानि हुई है। कितने प्रतिशत हुई है, 20% हानि हुई है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, तो सिंपली सवाल हल हो जाते हैं। ठीक है, तो आप इनको राइट कर लीजिएगा, 20% आएगा इसका आंसर। किस तरह से किया, इस प्रकार के क्वेश्चन 100% आते ही हैं। ठीक है, तो आप इनको कर लीजिएगा। ओके।